पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि यंगसुन को सब कुछ पता चल चुका था कि कैंगो रिवेंज लेने वाला है, इसलिए वो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स और मेमोरी कार्ड सब कुछ जला देती है। उसी समय वहाँ पर सॉन्ग अपने आदमियों के साथ पहुँचता है और कैंगो को जमीन पर गिराकर मारने लग जाता है, क्योंकि उसे सारी सच्चाई पता चल चुकी थी कि कैंगो उसके अगेंस्ट एविडेंस कलेक्ट कर रहा था। यंगसुन अपने पैरों पर बैठकर उससे भीख मांगने लगती है कि उसे छोड़ दो, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं है। वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने उसके सारे डॉक्यूमेंट्स भी जला दिए। पर उसी समय कैंगो उठकर कहता है कि उसे अब सब कुछ याद आ चुका है। यंगसुन नहीं बोलते हुए जोर से चिल्लाती है और फिर उसकी नींद खुल जाती है। पता चलता है कि वो तो बस एक बुरा सपना था। अगले दिन यंगसुन हॉस्पिटल गई थी तो वहाँ बैठकर वो लिस्ट बना रही थी कि उसे अब क्या क्या करना है। वहाँ दो औरत बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। एक औरत दूसरी औरत को बता रही थी कि उसका बेटा बहुत ही ज्यादा इमैच्योर था, लेकिन जब से उसकी शादी हुई है तब से वो रिस्पॉन्सिबल हो गया है। ये सुनकर यंगसुन अपने लिस्ट में लिखती है कि उसे कैंगो की शादी करवानी है। डॉक्टर यंगसुन से कहती है कि उसकी कंडीशन अब और भी खराब होते जाएगी, सिम्टम्स वर्स हो जाएंगे, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट होकर अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। लेकिन यंगसुन कहती है कि अभी वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उसे अभी बहुत सारे पेंडिंग काम पूरे करने हैं। घर पर हम कैंगो को देखते हैं। जब यंगसुन उसका सारा डॉक्यूमेंट्स जला रही थी तब उसने अपना आईडी कार्ड छुपा कर रख लिया था, और जैसे बाल उसके उस फोटो में थे वैसा ही बाल वो बनाने की कोशिश कर रहा था। यंगसुन घर आकर कैंगो को बताती है कि वो कई सारे पिग्स मंगवा रही है फिर से पिग फार्म खोलने के लिए, और अब से पिग फार्म का ओनर कैंगो रहेगा। वो पूछता है कि क्या मैं फिर से प्रोसिक्यूटर नहीं बनूंगा। यंगसुन उसे समझाती है कि तुम अब प्रोसिक्यूटर नहीं हो और अब तुम्हें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। तुम इस फार्म को चलाओगे और खुश रहोगे। कैंगो भी उनकी बात मान लेता है, लेकिन जब वो अकेले में बैठा था तो अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि सारे गांव वाले यही कहते हैं कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और वापस से प्रोसिक्यूटर बन जाऊं, लेकिन मेरी मॉम ऐसा नहीं चाहती। वो कहती है मुझे कुछ भी याद आना डेंजरस हो सकता है। लेकिन ऐसा क्यों है? फिर येजिन और सुजिन वहाँ पर आ जाते हैं। जब से कैंगो अपने पैरों पर खड़ा हुआ था तब से येजिन को उस पे क्रश आ चुका था। वो कहती है कि वो तो कैंगो से ही शादी करेगी। तभी हम देखते हैं कि सॉन्ग के आदमी यंगसुन के शेड में छुपे हुए थे। एक्चुअली में पिछली रात वो उस डॉक्यूमेंट को ढूंढते हुए वहाँ पर गए थे और तब गलती से कैंगो ने उन्हें अंदर ही बंद कर दिया था। उन्हें बाहर निकलना था, इसलिए दरवाजा तोड़कर वो दोनों बाहर निकलते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम सारे गांव वालों को देखते हैं। यंगसुन भी वहाँ पर आती है। वो कहती है कि उसे भी यहाँ बुलाने के लिए। उसे नहीं बुलाने पर उसे बुरा लगता है। बातों ही बातों में यंगसुन सबसे कहती है कि कैंगो अब कभी भी प्रोसिक्यूटर नहीं बनेगा। वो ये भी कहती है कि वो उसकी शादी करवाना चाहती है। चीफ के जान पहचान में एक लड़की थी, इसलिए यंगसुन उसे कहती है कि कैंगो के लिए उस लड़की से बात करे। चीफ कहता है कि वो एक मीटिंग सेटअप करवाएगा। दूसरी तरफ येजिन अपनी और कैंगो की पिक्चर बना रही थी, ये इमेजिन करके कि वो कैंगो से ही शादी करेगी। मीजू पूछती है कि तुम्हारा दूल्हा तो बहुत ही हैंडसम है, ये आखिर है कौन? येजिन बताती है कि ये कैंगो है, मैं कैंगो से ही शादी करूंगी। तो मीजू की मॉम बताती है कि यंगसुन कैंगो के लिए एक लड़की देखने के लिए जा रही है। ये सुनकर मीजू को बहुत बुरा लगता है। येजिन गुस्सा होती है कि कैंगो की शादी किसी और से कैसे हो सकती है। इस तरफ बेकुन को पता चलता है कि उसे एक भी गाना नहीं मिल रहा है और कोई उसका सारा इन्वेस्टेड पैसा लेकर भाग गया, इसलिए सारे लोग अपना अपना पैसा लेने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि इसी की तरह इसके बाल भी नकली है। यंगसुन कैंगो को अच्छे से तैयार करती है और कहती है कि हमें एक लड़की से मिलने के लिए जाना है। वो उसे एक डायमंड का सेट दिखाती है और कहती है कि ये उसने उसके फियांसे के लिए खरीदा है। कैंगो को तो फियांसे का मतलब ही नहीं पता था, तो यंगसुन समझाती है कि फियांसे का मतलब दोस्त होता है जो तुम्हारे साथ रहकर फार्म चलाएगी। तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखोगे, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। कैंगो खुश होकर बोलता है मीजू जैसी दोस्त। यंगसुन कहती है कि मैं तुम्हें मीजू से भी अच्छी दोस्त ढूंढकर लाकर दूंगी। फिर मीजू और सामसिक की मॉम वहाँ पर आते हैं और कैंगो को अच्छे से तैयार करते हैं, उसका बाल बनाते हैं। कपड़े निकालते वक्त वो लोग गलती से वही टाई निकालते हैं जो मीजू ने कैंगो को गिफ्ट में दिया था। रेडी होकर कैंगो एकदम समझदार और स्मार्ट लग रहा था। अगले सीन में सारे लोग कैंगो के अरेंज डेट पर पहुंचते हैं। कैंगो हैंडसम तो लग रहा था, लेकिन वो और उसकी मॉम नोटिस करते हैं कि वो बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है, इसलिए वो लोग शादी के लिए मना करके वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे करते करते सारे लोग मना करके वहाँ से जाने लगते हैं। कैंगो फिर दुखी होकर पूछता है कि क्या मैं सिर्फ आपके साथ नहीं रह सकता? वहाँ से बाहर निकलने के बाद
कैंगो को मन होता है कि वो मीजू को अपना कपड़ा दिखाए कि वो कितने अच्छे से तैयार हुआ है। वो अपनी मॉम को ये बात बताकर वहाँ से दौड़ता है। यहाँ पर मीजू के पास एक क्लाइंट बैठा हुआ था। नेल बनवाने के बहाने वो मीजू के साथ फ्लर्ट कर रहा था। पहले तो मीजू इग्नोर करके अपना काम करती है, फिर तंग आकर उसे वहाँ से बाहर निकलने को कहती है। वो आदमी कुछ सुनता नहीं और इसी चक्कर में उसके हाथ पे हल्का सा कट लग जाता है। तो वो आदमी मीजू से लड़ाई करने लगता है और कहने लगता है कि वो उस पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस करेगा। तभी कैंगो वहाँ पहुंचकर उसे रोकता है। कैंगो अपने आप उस आदमी को मारने लग जाता है। उसे भी समझ नहीं आता कि उसने ये कैसे किया। मीजू कैंगो को पकड़कर कहने लगती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है जो सॉल का सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का प्रोसिक्यूटर है, ये तुम्हें जेल भिजवा देगा। वो आदमी हंसने लगता है और कहता है कि अगर ये प्रोसिक्यूटर होता तो क्या तुम्हें डेट करता। तभी एक स्कूटर मीजू की तरफ आ रहा था। कैंगो को याद आता है कि एक बार ऐसे ही मीजू का स्कूटर से एक्सीडेंट हुआ था। वो उसे अपनी तरफ खींचता है और बचा लेता है और तभी उसके पॉकेट से उसकी आईडी कार्ड गिर जाती है। वो देखता है कि ये तो सच में प्रोसिक्यूटर है। कैंगो के सर पर थोड़ी सी चोट लग गई थी। वो रोकर कहने लगती है कि सब मेरी गलती है। मीजू ने उस वक्त भी रोते हुए ऐसा ही बोला था जब कैंगो का एग्जाम छूटा था। उसे वही याद आता है और वो मीजू से कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अगले साल एग्जाम दे दूंगा। वो मीजू को किस कर लेता है। मीजू उसे हक करके वापस किस करती है। उसी समय यंगसुन वहां पर आती है। उन दोनों को किस करते हुए देखकर वो वहां से वापस चली जाती है। घर आने पर यंगसुन देखती है कि कैंगो के हाथ में चोट लगी है। वो उसे डांटती है तो कैंगो कहता है कि मीजू को बचाते वक्त उसे ये चोट लग गई। फिर वो अचानक से चिल्लाकर कहता है कि तो क्या हुआ, वो मरी थोड़ी ना। यंगसुन को उस टाइम पर समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में उसे याद आता है कि जब कैंगो का एग्जाम मीजू के एक्सीडेंट की वजह से छूटा था तो उसने मीजू के बारे में यही कहा था। यंगसुन सोचती है कि कैंगो के मेमोरी वापस आने से पहले उसकी शादी करवा देनी चाहिए ताकि वो बदला लेने वाली बात भूल जाए। अगले दिन यंगसुन के फार्म में काम करने वाला आदमी उसे कहता है कि उसके नजर में एक लड़की है जिससे वो कैंगो के लिए मिल सकती है। इस तरफ सामसिक को पता चलता है कि कैंगो की मॉम ने उसके फियांसे के लिए एक डायमंड सेट खरीदा है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। दूसरी तरफ यंगसुन सारे गांव वालों के साथ उस लड़की से मिलने के लिए जा रही थी। इस तरफ सामसिक कैंगो के पास बियर लेकर पहुंचता है। कैंगो पीना नहीं चाहता था पर सामसिक के इतना कहने पर वो पीने लग जाता है। बातों ही बातों में कैंगो कहता है कि उसे फिर से प्रोसिक्यूटर बनना है तो सामसिक कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो कहता है कि प्रोसिक्यूटर बनने के लिए हथकड़ी की जरूरत है और वो मैं तुम्हें लाकर दूंगा। बदले में मुझे एक डायमंड सेट की जरूरत है, अगर वो तुम्हारे पास है तो तुम मुझे दे देना। कैंगो कहता है कि मेरे पास डायमंड सेट है लेकिन वो मेरे फियांसे के लिए है। सामसिक पूछता है कि तुम्हें फियांसे का मतलब पता है, तो कैंगो कहता है कि हाँ, फियांसे का मतलब है फ्रेंड। तो सामसिक कहता है कि मैं भी तुम्हारा फ्रेंड हूँ तो तुम मुझे फियांसे बना लो। कैंगो मानकर वो डायमंड सेट देने के लिए तैयार हो जाता है। टीम शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन की तरफ। वहाँ पर एक डिटेक्टिव बताता है कि जो बॉडी उसे मिली है उसे आइडेंटिफाई कर लिया गया है। वो किसी सोयुन नाम की लड़की की है। उसके पास से एक नकली पासपोर्ट और 30 मिलियन वॉन पैसे मिले हैं। उन्हें लग रहा था कि उस लेडी का मर्डर हुआ है। दूसरी तरफ गांव वाले लोग उस लड़की को कैंगो के फोटोज और वीडियोस दिखाते हैं। उसे वो बहुत पसंद आता है। एक वीडियो में कैंगो ने एक लड़की की स्केच बनाई थी। किसी को समझ नहीं आता लेकिन यंगसुन को समझ आ जाता है कि उसने मीजू का ही स्केच बनाया है। उसी समय यंगसुन को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। सामसिक वो ज्वेलरी बेचने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। सामसिक के पेरेंट्स उसे मारने लगते हैं। तभी कैंगो वहाँ पर आता है और सबको बताने लगता है कि उसने ही सामसिक को ज्वेलरी गिफ्ट में दिया है। यंगसुन उसे पूछती है कि ये तुमने क्यों दिया। कैंगो कहता है क्योंकि सामसिक मेरा फियांसे है। फिर वो सामसिक के हाथ में हथकड़ी देकर उसे हक कर लेता है और कहता है कि तुमने मेरे लिए हथकड़ी ढूंढी ली। घर आकर यंगसुन कैंगो को बहुत डांटती है और कहती है कि तुम्हें अपनी चीज किसी को नहीं देनी चाहिए, मैंने तुम्हें ये सब करने से मना किया था। कैंगो कहता है कि वो उसे प्रोसिक्यूटर बनने में हेल्प करने वाला है। यंगसुन पूछती है कि क्या तुम मीजू के लिए प्रोसिक्यूटर बनना चाहते हो। कैंगो हाँ कहता है। यंगसुन उसको मारने लगती है। कैंगो रोते हुए बोलने लगता है कि आपने मुझे जो करने को कहा मैंने वो सब कुछ किया। अच्छे से एक्सरसाइज किया, अच्छे से खाना खाया, दवाई खाया, इतना मेहनत किया। मुझे दर्द होता था लेकिन मैं कभी नहीं रुका। मैंने सब कुछ आपके लिए किया क्योंकि आपको खुशी मिलती थी। तो आप मुझे क्यों प्रोसिक्यूटर बनने नहीं देना चाहती। ये सब सुनकर यंगसुन मीजू के पास जाती है और कहती है कि कैंगो को समझाए कि उसे प्रोसिक्यूटर नहीं बनना चाहिए बल्कि शादी करके खुश रहना चाहिए। वो तुम्हें बहुत पसंद करता है इसलिए वो तुम्हारी बात जरूर सुनेगा। यंगसुन कहती है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। मीजू समझ चुकी थी कि वो जरूर कुछ छुपा रही है। मीजू बार बार उससे पूछती है तो यंगसुन बता देती है कि वो बहुत बीमार है, ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगी।
घर आकर मीजू को पास्ट का सीन याद आता है जब कैंगो ने उसे कहा था कि उसे कुछ करना है। उस समय मीजू प्रेग्नेंट थी। मीजू ने फिर अपनी फ्रेंड को बताया था कि उसके ट्विंस होने वाले हैं। उसकी फ्रेंड कहती है कि उसे कैंगो को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए, लेकिन मीजू कहती है कि उसे उसके बिना कुछ करना है, इसलिए वो कैंगो के रास्ते में नहीं आ सकती। कुछ टाइम बाद मीजू के जब बेबीज हो जाते हैं तो वो उनके साथ घर जा रही थी। तब रास्ते में वो कैंगो को हायंग के साथ देखती है। उसे पता चलता है कि कैंगो एक बहुत बड़े रिच आदमी की बेटी को डेट कर रहा है। ये सब देखकर मीजू टूट जाती है। उसे अब बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे, इसलिए वो अपने दोनों बच्चों को अपने मॉम के दरवाजे पर छोड़ देती है एक लेटर के साथ। मीजू अब सारी सच्चाई अपनी मॉम को बता देती है और कहती है कि उसे ये सब कुछ कैंगो को बता देना चाहिए। उसने छुपाकर गलती की। मीजू की मॉम ये सब सुनकर हैरान थी। वो कहती है कि ये बात वो किसी से ना बताए वरना सब कुछ खराब हो जाएगा। वो रोने लगती है और कहती है कि उन बच्चों का पिता एक पागल आदमी है जो खुद बच्चा बन चुका है। मीजू को गुस्सा आता है और वो कहती है कि वो उसकी हालत पर रोना बंद करे। अगले दिन वो अपने दोनों बच्चों को नए कपड़े पहनाकर अच्छे से तैयार करती है। इस तरफ यंगसुन कैंगो को जगा रही थी क्योंकि वो लड़की कैंगो से मिलने आने वाली थी, लेकिन कैंगो उसे नहीं मिलना चाहता था। मीजू अपने दोनों बच्चों के साथ कैंगो के घर पहुंचती है और इसी के साथ एपिसोड 10 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।